हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का दूसरा CSC T20 का मैच, जो कि होने जा रहा है डॉल्फिन्स और कोबराज के बीच में। तो पहला मैच जो था वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, क्योंकि अगर नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ मैं रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, कोशिश करूँगा जितना छोटा हो सके ये वीडियो बनाने का। तो ये मैच भी किंग्स पे डरबन में होने जा रहा है। ये मैच देखने से पहले आखिरी मैच का वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पर ही मैंने सारी चीज़ें बता दी थी कि क्या क्या होगा ग्राउंड पे नया, क्या क्या हो सकता है आगे जाके। ठीक है, और याद रखना इस मैच से पहले ही एक और मैच होगा इमीडिएटली पहले, और इस मैच पहले वाला मैच खत्म होने के आधा घंटे के भीतर ये दूसरा मैच होगा। तो लगातार 2 मैचेस यहाँ पर होने वाले हैं, ये याद रखना। और सिर्फ ये मैच के लिए ये नहीं है, डेली ही ऐसी चीज़ें ही होंगी। अच्छा, वेदर की कोई इशू नहीं है। डायरेक्टली आ जाते हैं रिकॉर्ड्स ट्रेंड्स के बारे में बातें करते हैं, और ज़्यादा यहाँ पे गप्पे नहीं मारेंगे। आखिरी अगर 5 मैचेस की बात करें तो डॉल्फिन्स आपको आगे होते हुए दिखेगी। डॉल्फिन्स के बारे में न जाने मैंने आखिरी मैच के वीडियो में भी कई बार बताया हुआ है कि ये इनका घर है। मतलब इस ग्राउंड के बारे में किसी भी टीम से डॉल्फिन्स की टीम को ज़्यादा आइडिया होगा। ठीक है, डॉल्फिन्स के प्लेयर्स को, डॉल्फिन्स की टीम को यहाँ पर ज़्यादा आइडिया है। और ये हिस्ट्री भी है, ट्रेंड भी है कि डॉल्फिन्स हमेशा इस ग्राउंड को अपना घर बना के चलती है। भले ही पूरे टूर्नामेंट में वो कुछ भी करें, लेकिन इस ग्राउंड पे इनका परफॉर्मेंस अलग लेवल पे होता है। और इसीलिए 50 ओवर टूर्नामेंट्स की तरह इस बार T20 टूर्नामेंट में भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि डॉल्फिन्स ही इस बार की फेवरेट टीमों में से हैं। डॉल्फिन्स और टाइटंस की टीम को भी काफ़ी लोग कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स वापस आ चुके हैं। लेकिन डॉल्फिन्स की टीम जो रेडीमेड टीम थी पहले से ही, जिस टीम के साथ वो पूरा डोमेस्टिक सीजन खेल रहे थे, यही टीम इस बार की चैंपियनशिप के लिए काफ़ी बड़ी टीम मानी जा रही है। अच्छा, तो आखिरी 5 मैचों में डॉल्फिन्स आपको आगे होते दिख जाएगी। जो 2 मैच रिजल्ट नहीं आए थे, इनमें से 2 मैच, और आखिरी 2 सीजनों की बात करें तो कोबरा ने 2 मैचेस खेले हैं इस ग्राउंड पे। एक मैच वो जीते हैं, एक मैच वो हारे हैं। उसके पहले भी मैचेस हैं, लेकिन आखिरी 2 सीजन में यहाँ पर यही मैच हुआ है। और डॉल्फिन्स की बात करी जाए तो 10 मैचेस उन्होंने खेले हैं, ये इनका घर है, आप समझ ही सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस वो जीते हैं, लेकिन कई मैचेस यहाँ पर नो रिजल्ट हुए हैं, बारिश की वजह से हो या फिर किसी कारण की वजह से हो। आखिरी बार जब ये टूर्नामेंट हुआ था तो डॉल्फिन्स नीचे थी कोबरा से, मैंने गलती से नाइट्स लिख दिया। 6 टीमों की टेबल में डॉल्फिन्स ने चौथे और कोबरा ने तीसरे स्थान पर खत्म किया था। पिछली बार के जो टूर्नामेंट हुए थे वहाँ पर कॉमन परफॉर्मर्स की बात करें तो हमें ज़्यादा नहीं मिलेंगे यहाँ पर, स्पेशली डॉल्फिन्स के बैट्समैनों में से, क्योंकि वहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स खेलते थे जो अभी इस टीम के पार्ट नहीं हैं। ये मतलब अगर आप उस समय का जो टूर्नामेंट हुआ था उससे कंपेयर करने जाएंगे तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे मिलेंगे जो वहाँ पे नहीं थे, तो इसीलिए नाम यहाँ पे नहीं है। कोबरा की तरफ से ही जानमन मलान है, जिनका नाम आप बता सकते हैं, 1 शतक उनके नाम पे था बॉलिंग में। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी भी डॉल्फिन्स की टीम के पार्ट हैं। प्रणल सुब्रायन, डैरन डुवाविलियन, रॉबी फ्राइडिंग, ये सब कुछ नाम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे कोबरास की तरफ से बॉलिंग में, लेकिन कोई नाम नहीं है। तो सेम रीज़न की वजह से ही, क्योंकि प्लेयर्स यहाँ पर बदलते रहते हैं। तो ये कुछ रिकॉर्ड्स रहे हैं पिछली बार के। अगर हम मैचेस की बात करें तो अभी आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं तो क्या हुआ है। जैसे कि आपने ऊपर देखा कि डॉल्फिन्स यहाँ पे हमेशा ही डोमिनेट करती है। तो अगर हम नोटिस करते जाएं तो देखेंगे पहला जो मैच है यहाँ पे ये हुआ था सेंचुरियन में, ये भी न्यूट्रल वेन्यू ही था, तो 231 बना था। अच्छा, यहाँ पर रिकॉर्ड्स हमारे पास कम होंगे, तो जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो तो मैं आपके सामने रखूंगा ही। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो रिकॉर्ड्स के आपको शायद नहीं मिलेंगे, जिनका स्टैट्स आपको नहीं मिलेगा। लेकिन रिसेंटली हम क्योंकि बहुत ही लंबे समय से साउथ अफ्रीका के डोमेस्टिक मैचेस में खेल रहे हैं और हमें काफ़ी आइडिया है, तो उस आइडिया या कॉमन सेंस के बेसिस पर भी कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा। तो एंड तक वीडियो को देखते रहना। सिर्फ स्टैट्स देख के आप इस मैच से कुछ भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि स्टैट्स यहाँ पे ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं। अच्छा, तो ये जो मैच हुआ था, सारेल एडवी और खाया जोंडो के यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस दिख जाएंगे। कोबरा मतलब खराब नहीं था, 10 ओवर में 108 पता नहीं कहाँ पे एंड करती, लेकिन जो भी हो इनकीजिमा के परफॉर्मेंस है, साथ में फ्राइडिंग और महाराज। इनकीजिमा अभी अवेलेबल नहीं है इस टीम के होकर, डिस्पाइट वन ऑफ द कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स में से थे ये, लेकिन फिर भी उनको मौका नहीं मिला। अच्छा, ये है आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें इस ग्राउंड पे फिरे थे। तो कोबरा ने यहाँ पर बनाया था 121, और ये सिर्फ कोबरा का नहीं है, आप देख सकते हैं बैटिंग कोलैप्स। ठीक है, 20 ओवर में 121 रन में काफ़ी कम होता है, 7 विकेट भी गिरे। और ये सिर्फ कोबरा का नहीं होता है, आपने ऊपर भी देखा है 4 मैचेस जो रिजल्ट आए थे पिछले 2 सीजनों में, सिर्फ एक मैच वो हारी थी डॉल्फिन्स की टीम, और वो भी लायंस के अगेंस्ट में, जो कि उस टाइम की चैंपियन थी। उसके अलावा सारे मैचेस वो जीतते हैं, और ये सभी टीम के साथ ऐसा करती है कोबरा डॉल्फिन्स की टीम कि अपने बॉलिंग अटैक, या फिर स्पेसिफिकली अगर बताया जाए अपने स्पिन बॉलिंग अटैक के ऊपर डिपेंड करके सामने वाली टीम को वो नेस्तनाबूद कर देते हैं। ठीक है, काइल वेरेन, जेसन स्मिथ, इन ये कुछ परफॉर्मर्स थे। बॉलिंग से रॉबी फ्राइडिंग,
केशव महाराज और डैरल डुवाविलन जो कि करंट स्क्वाड मेंबर्स में से अवेलेबल है, इनके विकेट्स आपको दिख जाएंगे। डॉल्फिन्स ने चेस किया आसानी से ही आप कह सकते हैं, 15 ओवर में ही चेस जो हो गया, लेकिन करंट स्क्वाड मेंबर्स में से कोई भी नहीं है। उस टीम में वॉन वैन जार्सफेल्ड, मॉर्ने वैन वाइक जैसे प्लेयर्स खेलते थे, अभी ये अवेलेबल नहीं है। बॉलरों में से सिर्फ जॉर्ज लिंडे ही आपको दिखेंगे जिनका विकेट है। और आखिरी जो मैच और एकमात्र जो मैच इस फिक्सचर में जो कोबरा की टीम जीती थी, तो 152 हुआ था यहाँ पर भी वेरेन और लिंडे एमकेजीमा का परफॉर्मेंस आपको दिख जाएंगे। फ्राइलिंग का यहाँ पर भी 2 विकेट था। बॉलरों में से महाराज, डुपाविलर यहाँ पर भी आप कॉमन दिख जाएंगे, साथ में सुब्रायन और जुमा यहाँ पर है। जुमा अवेलेबल नहीं है। और डॉल्फिन्स ने यहाँ पर वो चेस नहीं कर पाए, लेकिन फ्राइलिंग का यहाँ पर आपको बैटिंग से ही परफॉर्मेंस दिख जाता है खाया जोंडो के साथ। ठीक है, तो खाया जोंडो इस मैच में शायद उनको मौका मिला था नहीं, आप पता नहीं, लेकिन यहाँ पर भी उनका नाम आपको दिख रहा है 67 नॉट आउट। यहाँ पर भी इनका नाम है 53 नॉट आउट। और याद रखना, खाया जोंडो बाकी किसी फॉर्मेट में कैसे भी कुछ प्लेयर क्यों ना हो, T20 क्रिकेट में ये अलग प्लेयर बन जाते हैं। ठीक है, इनको T20 क्रिकेट में आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और कभी कभार ये बॉलिंग भी करवाते हैं, अभी शायद नहीं करवाएं, लेकिन ये बॉलिंग करवा सकते हैं। ये मैंने पास्ट में भी देखा हुआ है, ये बॉलिंग करवाते हैं। बॉलरों में से कोई अभी उस तरह से अवेलेबल नहीं है। और यही एक मैच है जो कोबरा की टीम जीती है। तो जो चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि एज ए बैटिंग साइड डॉल्फिन्स ने यहाँ पर हमेशा अच्छा करा हुआ है। डिस्पाइट वो यहाँ पर मैच हारे थे, यहाँ पर भी सिर्फ 5 विकेट ही गिरा था, 144 रन था, ठीक ठाक था, आप कह सकते हैं बहुत बुरा नहीं था। लेकिन कोबरा की तरफ से अगर बताया जाए तो ये जो मैच वो जीते थे ना, यहाँ पर भी बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। यहाँ पर तो चलिए 10 ओवर का मैच हुआ था और यहाँ पर बैटिंग कोलैप्स। ठीक है, और बाकी अगर डॉल्फिन्स का कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 231 बना, जहाँ पर 20 ओवर का मैच हुआ था। यहाँ पर 15 ओवर में 124, मतलब 8 के ऊपर रन रेट यहाँ पर भी था। यहाँ पर भी 144, जो कि बुरा स्कोर आप नहीं कह सकते। तो ट्रेंड ये कह रहा है कि कोबरा को हमेशा यहाँ पर इशू तो रहे हैं बैटिंग से। ठीक है, बहुत सारे प्लेयर्स अभी चेंज हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं ये ट्रेंड फॉलो भी हो, लेकिन हुआ है। और एज ए अगर हम ट्रेंड की बात करें तो डॉल्फिन्स एज ए बैटिंग साइड यहाँ पर उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और जो एकमात्र मैच डरबन में हुआ था, ये काफ़ी दिन पहले हुआ था, ये जो मतलब आखिरी बार जब ये टूर्नामेंट हुआ था वहाँ पे हुआ था, तो डॉल्फिन्स ने यहाँ पर निस्तनाबूद करके रखा था अपने बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करके। ठीक है, कॉमन परफॉर्मर्स में से अगर हम बात करें तो काइल वेरेन का नाम आपको देखने को मिला है। रॉबी फ्राइलिंग बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से इनका परफॉर्मेंस है। केशव महाराज ने 2 मैच खेले हैं, विकेट्स हैं। डैरल डुवाविलन का विकेट्स हैं। जॉर्ज लिंडे के भी बीच बीच में रन है। खाया जोंडो आउट ऑफ द बॉक्स एक परफॉर्मर के तौर पे हमारे सामने आ रहे हैं। एमकेजीमा का भी नाम था, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, तो उनके बारे में बातें करके फायदा नहीं है। तो बस यही 3 ही मैच है, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ आपको दिखा नहीं सकता। अगर रिसेंट मैचेस की बात करें तो हेड टू हेड में यही परफॉर्मेंस है जो बता दिए। रिसेंट मैचेस की बात करें तो डॉल्फिन्स के तो बहुत सारे मैचेस यहाँ पर हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं अगर आपको बहुत पुराना मैचेस दिखाने पे ले जाऊँ तो ज़्यादा कुछ फ़ायदा है नहीं। 4 ही मैचेस हुए हैं, उनमें से कुछ परफॉर्मर्स हैं, मैं आपको आगे बता दूंगा। उनमें से भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए डॉल्फिन्स के मैचेस देख के फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कोबरा के मैचेस हम देख लेते हैं, उनके मैचेस कम हैं। तो एक मैच जो आपने ऊपर देखा हेड टू हेड का हुआ था, कोबरा यहाँ पर हारी थी। और दूसरा मैच ये हुआ था 4 साल पहले, यहाँ पर कोबरा की टीम जीती थी, लेकिन कोई कॉमन परफॉर्मर यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर भी अगर हम नोटिस करेंगे तो आपको जोंडो का नाम यहाँ पर भी दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी वो नॉट आउट थे। मतलब ओवरऑल इस फिक्सचर में जोंडो ने रन्स बनाए हुए हैं, वैसे 250 भी है, यहाँ पर 40 भी है, और जब बड़ा स्कोर बना है वो नॉट आउट भी रहे हैं। तो जोंडो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक के तौर पे सामने आ रहे हैं अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो। हालांकि जोंडो के साथ मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब खेलने के मामले में, फैंटेसी के मामले में, कि जिस दिन आप जोंडो को काउंट करेंगे ना कि नहीं इनके रिकॉर्ड्स हैं, इनके कुछ हैं, आप इनको पिक करिए, उस दिन जोंडो का परफॉर्मेंस होता नहीं है। ठीक है, हालांकि T20 क्रिकेट में ऐसा नहीं मैंने देखा है। 50 ओवर क्रिकेट की बात करें या फिर 4 डे मैचेस की मैं अगर बात करूं, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जोंडो को जिस दिन आप पिक करेंगे उस दिन उनका परफॉर्मेंस नहीं आता है। जिस दिन कोई भी मतलब कुछ भी नहीं होगा जोंडो के बारे में, कोई भी सोचेगा भी नहीं, उसी दिन जोंडो का आउट ऑफ द नो वेयर परफॉर्मेंस आ जाएगा। ठीक है, और जब उनका परफॉर्मेंस आता है ना, उनका सिलेक्शन परसेंटेज हमेशा कम रहता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, वैसे ज़रूरी नहीं हमेशा ये चले, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड की मान रहे हैं तो जोंडो का नाम आपको मिल रहा है। बाकी ओवरऑल मैचेस की बात करें तो आखिरी मैच की वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि क्या क्या होता है, और ये देख के खास फ़ायदा होगा भी नहीं, क्योंकि ओवरऑल मैचेस, जब ये जो मैचेस है ना, हर एक मैच के पहले कम से कम 3-4 दिन का गैप हुआ करता था। इंटरनेशनल मैचेस तो मतलब हो सकता है साल में एक मैचेस हों, तो ये देख के फ़ायदा नहीं है कि ठीक है, क्योंकि आज ऑलरेडी एक मैच होगा, उसके बाद मतलब इमीडिएटली बाद एक और मैच आ जाएगा। तो ये जो मैचेस जिस कंडीशन में हुए थे, मतलब ये पास्ट के जो मैचेस जिस कंडीशन में हुए थे, आज वाला जो मैच होगा ये वाला, वो सेम कंडीशन में होगा नहीं।
ठीक है। तो सेम कंडीशन में अगर हम बात करें तो पिच में क्या क्या मतलब चेंजेस आ सकते हैं, वो समझने के लिए हमें पहला वाला मैच देखना पड़ेगा, ठीक है, कि वहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल बातें करूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डरबन के पिच के बारे में ओवरऑल जो मैंने बताया था आखिरी मैच की वीडियो में, मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि यहाँ पे इस टूर्नामेंट में, मतलब साउथ अफ्रीकन डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में रन नहीं बने हैं ज़्यादा, मतलब 170 तक यहाँ पर हमने देखा है विनेबल टोटल के तौर पे। हालांकि हायर लेवल क्रिकेट में, मतलब फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करें या इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, तो वहाँ पर रन बने हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि स्पिनर्स यहाँ पे हमेशा ही एक मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं तो आप मतलब सामने वाली टीम को कम रन पे भी रोक सकते हैं। इवन हमने ये भी देखा हुआ है कि डॉल्फिन्स ने पास्ट में बड़ी बड़ी टीमों को यहाँ पर बैटिंग कोलैप्स भी करवाया हुआ है अपने स्पिन अटैक के ऊपर डिपेंड करके। ये चीज़ मैं सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए नहीं, हर एक टूर्नामेंट में कहता हूँ कि ये स्पिन का मतलब स्पिन कैपिटल है साउथ अफ्रीका का। अच्छा, और तीसरी जो बात है, अगर हम नॉर्मल वे में सोचें तो एक मैच हो जाने के बाद अगर सेम पिच यूज़ होता है, ये वर्ड याद रखना, अगर सेम पिच यूज़ होता है तो पिच में स्लोनेस आना बनता है, ठीक है। स्पेशली सेकंड इनिंग्स में, मतलब दूसरे मैच के सेकंड इनिंग्स में पिच में स्लोनेस आना बनता है। अभी सेम पिच यूज़ होगा या नहीं होगा ये तो हमें मैच के समय ही पता चलेगा, ठीक है। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि पहला मैच आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कैसे रन्स बन रहे हैं, किस तरह के बॉलर्स को हेल्प मिल रहा है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल वे में सोचूं, जिस तरह से डॉल्फिन्स अपना टीम कॉम्बिनेशन बनाती है, तो मुझे लगता है कि सेम पिच ही यूज़ होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो डॉल्फिन्स के ज़्यादा एडवांटेज किसी भी टीम को मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा वो हमें पता चलेगा यहाँ पे। अगर हम प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो जो हो सकता है प्लेइंग 11 की रॉयल ऑप्शन और उनके साथ साडेल एलवी ओपनिंग करेंगे। उसके बाद मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अगर मैं मोमेंटम वनडे कप में जो हुआ था उसका बात करूं मैं उसके, तो रुआन डेशवार्ड आए थे नंबर 3 पर, वो नंबर 3 पर आ रहे थे, ठीक है। अभी क्या है, डेविड मिलर आ चुके हैं, उसके बाद फेलुक बायो भी अवेलेबल है, उसके बाद साड़े लेरवी भी आ चुके हैं ओपनिंग पे, तो ओपनिंग का जो स्लॉट है वो तो फिलअप हो गया। अब नीचे महाराज भी आ चुके हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रुआन डेशवार्ड को टीम खिलाएगी कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर तो 11 प्लेयर्स फिलअप हो रहे हैं। डुपा विलन नहीं थे, महाराज नहीं थे, डेविड मिलर नहीं थे, तो इनको तो टीम डायरेक्टली खिलाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इनके जगह पर अगर किसी प्लेयर को रिप्लेस करने का बात आए तो मुझे लगता है कि रुआन डेशवार्ड के ऊपर ही सैक्रिफाइस का बटन दबा सकती है डॉल्फिन्स की टीम। पर्सनली मैं तो नहीं चाहूँगा ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता है ऐसा होगा। और अगर रुआन डेशवार्ड नहीं खेलते हैं तो डेविड मिलर या तो कोई और या फिर फेलुक बायो भी हो सकते हैं, इनका नंबर आएगा नंबर 3 पर। यह हमें बैटिंग ऑर्डर आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। मोटा मोटा यही होगा कि ओपनिंग पे ये जो दोनों हैं ये पक्का है। उसके बाद टॉप 5 जो है ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि मुत्तुसामी खेले या रुआन डेशवार्ड में से कोई एक। अगर रुआन डेशवार्ड खेलते हैं, मुत्तुसामी को टीम बाहर करती है, इसके चांसेस भी कम हैं, लेकिन अगर होता है तो रुआन डेशवार्ड का नंबर 3 में पक्का हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम नीचे आएंगे तो रॉबी फ्राइलिंग, केशव महाराज, प्रेनलन सुब्रायन, डैरेन डुबाविलन, केविन मुंग्रू। अभी मैंने क्यों कहा कि अगर सेम पिच यूज़ होता है तो सेकंड इनिंग्स में अगर डॉल्फिन्स को स्पेशली बॉलिंग करने का मौका मिलता है तो उनसे ज़्यादा एडवांटेज और किसी भी टीम को नहीं मिलेगा। आप नोटिस करो इनके पास कितने सारे स्पिनर्स हैं, केशव महाराज हैं, प्रेनलन सुब्रायन है और मुत्तुसामी भी है। तो यही एक बात है, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप इनके पेसर्स को देखेंगे ना, रॉबी फ्राइलिंग को भी ये कंडीशन बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने ऊपर हेड टू हेड में भी देखा है, रॉबी फ्राइलिंग काफ़ी अच्छा करे हैं हेड टू हेड में भी, और डरबन के पिच में एक लौते पेसर हैं जो सालों से कंसिस्टेंटली अच्छा करे जा रहे हैं। मोमेंटम वनडे कप में भी आपने देखा ही होगा रॉबी फ्राइलिंग कितना इफेक्टिव रहे थे। बहुत बड़े विकेट टेकर नहीं थे, लेकिन जिस तरह की वो बॉलिंग करवाते हैं ना, मतलब 50 ओवर क्रिकेट में तो चलिए फिर भी ठीक है कि 10 ओवर बॉलिंग करवाएंगे, अगर 2-3 मेडन भी निकल जाए तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन टी20 क्रिकेट में ऐसा होगा नहीं। अगर 4 गेंद डॉट आ गए तो 5वें गेंद पे कोई ना कोई कहीं ना कहीं से हिट करने की कोशिश करेगा। छक्के भी लग सकते हैं, लेकिन विकेट मिलने के चांसेस भी होते हैं, और ये चीज़ रॉबी फ्राइलिंग के लिए काफ़ी काम पे आता है, ठीक है। और यहाँ पर रॉबी फ्राइलिंग भी बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं, और इसीलिए मैंने कहा अगर सेम पिच यूज़ होता है, अगर डॉल्फिन्स का कोई भी रोल रहता है पिच किस तरह का यूज़ होगा उसके मामले में, तो वो चाहे जाएगा सेम पिच यूज़ हो, और अगर उनको सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग मिल जाती है तो उनसे ज़्यादा फायदा इस पूरे टूर्नामेंट में मुझे नहीं लगता किसी भी टीम को होने वाली है, ठीक है। अच्छा, अगर हम प्लेयर्स की बात करें, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं है। अच्छा, रॉयल ऑप्शन को आप मिस नहीं कर सकते।
और लिमिटेड ओवर क्रिकेट में अलग लेवल के प्लेयर हैं ये, और रिसेंटली लोअर लेवल क्रिकेट में भी T20 क्रिकेट में इन्होंने मतलब ये हाईएस्ट रन स्कोरर थे पूरे टूर्नामेंट में। तो देयर इज़ नो चांस कि आप रॉयल ऑप्शन को कीपर सेक्शन में है वैसे भी, और कोई चांस नहीं है कि आप इनको अंडर एस्टिमेट भी करें, कहीं से कीपिंग के पॉइंट्स आपको देंगे ही। उसके बाद साडेल एलवी आखिरी बार जो टूर्नामेंट हुआ था उन्होंने अच्छा करा हुआ था, और आपने देखा है इस फिक्चर में ऑलरेडी शतक भी लगा चुके हैं ये, ठीक है। रिसेंटली साउथ अफ्रीका के टेस्ट सिस्टम में ये आए हैं, लेकिन उस तरह से मौका इनको नहीं मिला है। टीम में तो आपको रखना पड़ेगा, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना ना बनाना आपके ऊपर है। उसके बाद डेविड मिलर, अभी प्रॉब्लम क्या है कि डेविड मिलर का बैटिंग ऑर्डर क्या होगा ये देखना पड़ेगा। क्यों मैं कह रहा हूँ वो मैं आपको आगे समझाता हूँ, लेकिन डेविड मिलर या तो नंबर 3 पे, और अगर रुआन डेशवर्ट खेलते हैं तो नंबर 5 पे भी आ सकते हैं। खाया जोंटो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे, स्पेशली अगर इनको आगे बैटिंग मिलती है तो, मतलब डेविड मिलर से आगे अगर ये आते हैं बैटिंग करने तो मेरे लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं खाया जोंटो। उसके बाद पहलुक बायो, ये पोजीशन में मुझे थोड़ा डाउट है, देखना पड़ेगा कौन खेलते हैं। रॉबी फ्राइडिंग एक और मस्ट हैव प्लेयर है अगर आप रिकॉर्ड्स की मान रहे हैं तो। पेलुक बायो भी T20 क्रिकेट में मतलब मस्ट टेकेबल प्लेयर्स में से आते हैं। महाराज मस्ट हैव है। सुब्रायन को आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन रिस्क हो जाएगा स्मॉल लीग में, क्योंकि अगर आप उनको लेने जाएंगे तो हो सकता है कि 3 से 4 ऑलराउंडर्स आपको लेने पड़े, तब किसी और पोजीशन पे आप ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकेंगे। बाकी बॉलरों में से बात करें, डैरिल डुबाविलर साउथ अफ्रीका के सिस्टम में आए हैं रिसेंटली, अच्छा करा था पिछले सीजन में, इस सीजन में ज़्यादा नहीं खेले हैं ऑफकोर्स। केविन मुंगरू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं ये। केविन मुंगरू मोमेंटम वनडे कप में भी ठीक ठाक करे थे, बहुत खास कुछ नहीं, लेकिन T20 क्रिकेट में ये अलग लेवल के प्लेयर हैं, ठीक है। डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा करके आए हैं ये, लेकिन अभी क्या है कि सामने सिर्फ डोमेस्टिक प्लेयर्स ही नहीं होंगे, तो हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत सोचें इनके बारे में, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। अगर आप पेसरों में से डॉल्फिन्स की टीम में देखना चाहते हैं तो रॉबी फ्राइडिंग तो आपके पास है ही, उसके बाद केविन मुंगरू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, ठीक है। और आप देख सकेंगे कि हर एक पोजीशन में इनके पास ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं से कभी ना कभी मैच जितवाया हुआ है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डॉल्फिन्स की टीम सिर्फ स्पिनर्स को लेकर ही आ रही है, ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ऑन पेपर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, और दिखने में भी मतलब अगर आप प्लेयर्स को भी एनालिसिस करें तब भी हमें ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर कोबरा की टीम की बात करी जाए तो जानमन मलान ओपनिंग करेंगे टोनी डिजॉर्जी के साथ। टोनी डिजॉर्जी इस बार कैप्टनसी भी करने वाले हैं। देखिए टोनी डिजॉर्जी मोमेंटम वनडे कप में सिर्फ एक ही मैच में उन्होंने अच्छा करा था, स्टार्ट ले रहे थे, बड़ा रन नहीं बना पा रहे थे, लेकिन ये लिमिटेड ओवर क्रिकेट में एक बहुत ही रेपुटेड प्लेयर है साउथ अफ्रीकन डोमेस्टिक सर्किट में। जानमन मलान के बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है कि ये क्या कर सकते हैं, क्या एबिलिटी है इनकी। हालांकि डॉल्फिन्स के बॉलिंग के सामने ये कितना क्या कर पाएंगे उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन स्मॉल लीग में ड्रॉपेबल प्लेयर ये कभी भी नहीं है। पीटर मलान को टीम ने नहीं रखा है, रीज़न मुझे नहीं पता, काफ़ी सारी बातें हुई हैं इनके बारे में, क्योंकि कोबरा की टीम वन ऑफ द वीकेस्ट टीम मानी जा रही है इस बार साउथ अफ्रीकन डोमेस्टिक सर्किट में, और सिर्फ इस साल के लिए नहीं पिछले साल से भी ये हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने वन ऑफ द एक्सपीरियंस प्लेयर को, वन ऑफ द कंसिस्टेंट प्लेयर, अगर मैं सिर्फ एक्सपीरियंस की बात को गोली भी मार दूं, वन ऑफ द कंसिस्टेंट प्लेयर्स रहे हैं। मोमेंटम वनडे का भी कंसिस्टेंटली मतलब पीटर मलान ने अच्छा करा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी इनको मौका नहीं मिला, क्यों मुझे नहीं पता। जुबैर हमजा काफ़ी दिनों से फॉर्म पे नहीं है, काफ़ी दिनों से मतलब काफ़ी महीनों से फॉर्म पे नहीं है, लेकिन इनको रखा गया, कैप्टनसी भी नहीं दी गई, लेकिन फिर भी इनको रखा गया है, लेकिन पीटर मलान को नहीं। काइल वेरेन एक और डिफॉल्ट पिक आपके लिए बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह रहा, लेकिन 25-30 रन भी अगर आपके लिए बना देते हैं तो कीपिंग से काफ़ी पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। वैसे भी वन ऑफ द इनफॉर्म प्लेयर्स में से हैं कोबरा की टीम में, और कोबरा की पूरी टीम ही आउट ऑफ फॉर्म थी, मैं ये काफ़ी महीनों से ही और मैंने ऑब्जर्व करा है जो 4 डे मैचेस हुए हैं वहाँ से। उसके बाद जॉर्ज लिंडे, क्रिश्चियन जोंकर, इमरान मनाग, ये आपके मिडिल ऑर्डर में आएंगे। यहाँ पर कैल्विन सैवेज का एक मौका बन सकता है, T20 क्रिकेट में अलग लेवल के प्लेयर बन जाते हैं कैल्विन सैवेज, मतलब हैंडी प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हो सकता है कि टीम ऑनके न्याकू को ही प्रायोरिटी दे। ऑनके न्याकू वॉरियर से जब से कोबरा की टीम में आए हैं इनका तो मतलब भाग्य ही खुल गया है, अलग रोल पे इनको यूज़ किया जा रहा है प्रॉपर बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे, तो मुझे लगता है ऑनके न्याकू को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, और मोमेंटम वनडे को भी ठीक ठाक उन्होंने करा हुआ था। उसके बाद नांद्रे बर्जर, जियाद अब्राहम, सेबो मोरे की बेंच पे कुछ प्लेयर्स हैं जैसे कॉर्बिन बॉश, ये थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं। अच्छा, जेसन स्मिथ का भी एक ऑप्शन है, जेसन स्मिथ को टीम जनरली खिलाना पसंद करती है, हालांकि फॉर्म पे तो काफ़ी दिनों से नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जेसन स्मिथ को आप खेलते हुए देख सकेंगे। मैंने ये जो प्लेइंग रखा है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है जेसन स्मिथ खेल जाएं, अगर वो खेलते हैं तो यहाँ पर शायद मोरेकी को बाहर होते हुए देखें, तो ये एक चेंज हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर क्रिश्चियन जोंकर का नाम बताना ज़रूरी है। क्रिश्चियन जोंकर T20 क्रिकेट में स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, साउथ अफ्रीकन नेशनल टीम में भी काफ़ी दिनों तक खेल चुके हैं, और मोमेंटम वनडे कप में स्टार्ट ले रहे थे, 25-30 रन करके बना रहे थे, बहुत खास कुछ नहीं, तो ये भी एक ट्रायबल एंड टेकेबल प्लेयर्स में से आते हैं अगर आप देखना चाहते हो तो। कैप्टन मैसेरन चॉइस की बात करें, और यहाँ पर मुझे कुछ खास नहीं, कॉर्बिन बॉश का भी ऑप्शन है, यहाँ पर मनाबे का एक ऑप्शन है, मनाबे
चांस तो मेरे ख्याल से मिलना नहीं चाहिए। अंडर 19 प्लेयर है, अच्छी हिटिंग के लिए जाने जाते हैं और काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि इनको मौका ज़रूर मिलना चाहिए, कम से कम 1-2 मैच में ही सही, लेकिन मौका ज़रूर मिलना चाहिए। अच्छे टैलेंट हैं ये, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखे तो बेहतर। कैप्टन मैस्कुलर चॉइस की बात करें तो मिलर और रॉयल ऑप्शन के आसपास लोग आपको जाते हुए देख सकते हैं। मिलर को काफ़ी लोग कैप्टन बना सकते हैं। मिलर का बैटिंग ऑर्डर देख लेना, ठीक है। इनकी क्वालिटी को लेकर मैं कोई मतलब मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर क्या हो रहा है ये एक बार देख लेना, क्योंकि सामने वाली जो टीम है ना कोबराज की, इनकी बॉलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं चली है, ठीक है। सिर्फ अगर मैं मोमेंटम वर्ल्ड कप की बात करूं तो इमरान बना कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे थे। ऑफकोर्स जॉर्ज लिंडे आ गए हैं तो थोड़ा सा चेंज तो आएगा ही, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी की बात करें रिसेंट समय में तो इमरान बना इनके लिए कंसिस्टेंटली काम करे गए हैं, ठीक है। उसके बाद ऑनके नाकू ने कुछ मैचों में अच्छा करा था लेकिन कंसिस्टेंट नहीं दिखे हैं। जियाद अब्राहम्स बॉलिंग फर्स्ट में अच्छा करे हैं। नांद्रे बरचत बीच में एक आध विकेट निकाल रहे थे, लेकिन उस तरह के लय में नज़र नहीं आ रहे हैं जिस तरह की बॉलिंग इन्होंने 2-3 साल पहले तक कराई हुई थी। तो बॉलिंग में इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डेविड मिलर का बैटिंग ऑर्डर देख लेना। अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो कोई बात नहीं, रख लो, कोई बात इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर चेस कर रही है टीम तो आप एक बार के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। इनके क्वालिटी को लेकर इशू नहीं है क्योंकि, लेकिन सामने वाली टीम की बॉलिंग भी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितना मुझे लगता है कि अगर मतलब कम रन पे निपट जाती है टीम, कम रन का टारगेट मिलता है तो इनके पास प्रॉपर्ली बैटिंग आ जाएगी। उसके बाद एरवी और फ्राइडिंग मेरे लिए मस्ट है भाई, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। उसके बाद महाराज सुब्रायन में से अगर आप देखना चाहते हो, महाराज तो वैसे भी आपकी टीम में होंगे ही, सबके टीम में होंगे, आपकी भी टीम में होने चाहिए। ग्रैंड लीग में ट्राई ज़रूर करना महाराज और सुब्रायन में से किसी एक को एज ए कैप्टन भी। याद रखना ये कंडीशन जो है यहाँ पर ये पूरी तरीके से झंझोड़ के रख सकते हैं सामने वाली टीम को। उसके बाद रुआन डेशवार्ड अगर खेलते हैं तो, और अगर ये नहीं खेलते हैं तो खाया जॉन्डो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेयर बन जाते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। क्या रीज़न है मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। कोबरास की तरफ से बताया जाए तो जानमन मलान, जॉर्ज लिंडे, इनके इर्द गिर्द लोग घूमेंगे। कैप्टन मुझे लगता है जानमन मलान को फिर भी लोग बना सकते हैं, जॉर्ज लिंडे को लोग टीमें ही लेंगे, कैप्टन शायद नहीं बनाए, लेकिन दोनों ही मेरे लिए टेकेबल प्लेयर्स हैं स्मॉल लीग में। उसके बाद टोनी डिजॉर्जी, काइल वेरेन, और रिस्क लेना है तो इमरान मनाक, ये भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। हालांकि अगेंस्ट कोबरास अगेंस्ट डॉल्फिन्स एक पीरियड कितना हेल्पफुल हो पाएंगे इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन जिस फॉर्म पे ये चल रहे हैं थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेंगे। बैटिंग की बात आप छोड़ दो, जिस फॉर्म पे ये चल रहे हैं मुझे नहीं लगता इनको आपको ड्रॉप करना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर हैं पूरे कोबरा की टीम में, स्पेशली बॉलिंग में तो अगर बात करी जाए तो। और उसके बाद क्रिस्टियन जॉन्कर। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट चैनल पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है अगर डॉल्फिन्स पहले बैटिंग कर लेती है तो, ठीक है। आप देख सकेंगे कि मेरे पास सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो बैट्समैन हैं मैंने आपको बताया सब के सब अवेलेबल है, और बैटिंग फर्स्ट हो रही है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि डेविड मिलर का बैटिंग ऑर्डर क्या है, मेरे को रखना है इनको, ठीक है। अभी अगर बैटिंग सेकंड होती है तो आप क्या कर सकते हैं मैं समझाता हूँ, लेकिन अभी के लिए आप देख लो मेरे पास खाया जॉन्डो को मैंने रखा है। 9 क्रेडिट मेरे लिए मेरे पास बच रहे हैं। आपके पास 9 क्रेडिट में खाया जॉन्डो के अलावा भी जो ऑप्शंस हैं जुबैर हमजा और टोनी डिजॉर्जी का, ठीक है। क्रिस्टियन जॉन्कर को भी आप ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग में नहीं, मिनीजियल वगैरह में आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। T20 क्रिकेट में इनका रेपुटेशन हमेशा अच्छा रहता है एज ए फिनिशर, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपके पास रुआन डेशवार्ड या कैल्विन सैवेज का ऑप्शन आएगा। ऑनके नैको को अगर आपको लेना है तो इनको एज ए बॉलर ही कंसिडर करना, ठीक है। इनको एज ए बॉलर ही टीम इस्तेमाल कर रही है। बैटिंग में मुझे नहीं लगता इनको प्रॉपरली मौके मिलने वाले हैं। इसके सिवाय भी डैरिल डुपाविलन का ऑप्शन है, इनको काफ़ी लोग ले भी रहे हैं केरविन मुंगरू के जगह पर, लेकिन मैंने इनिशियली थोड़ा सा रिस्क लिया है। अगर आप चाहो तो डुपाविलन के साथ मतलब मस्त जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग तो यहाँ पे फ्राइडिंग को भी ड्रॉप कर रहे हैं जो कि मेरे लिए मस्ट हैव है। अच्छा, अगर बाकी मैं बात करूँ, अगर डॉल्फिन्स जो है चेस कर रही है, ठीक है, एक रिस्क आप ले सकते हो यहाँ पे डेविड मिलर के ऊपर। रिस्क होगा अगर इनको बैटिंग मिल गई, 30-40 बॉल मिल गए तब तो आप ख़त्म हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो अगर ये चेस कर रहे हैं तो आप एक काम यहाँ पे कर सकते हो, डेविड मिलर को ड्रॉप करके आप यहाँ पर अगर खाया जॉन्डो 3-4 तक आ जाते हैं तो खाया जॉन्डो को, और नहीं तो यहाँ पर आपके पास टोनी डिजॉर्जी, क्रिस्टियन जॉन्कर जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे, इनको आप ले सकते हो। समझ लो मैं क्रिस्टियन जॉन्कर को ही ले रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर फेलुक बायो को ऐड कर लेना। फेलुक बायो मतलब T20 क्रिकेट में एज एन बॉलिंग ऑलराउंडर सही है, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने वहाँ पे इनिशियली डॉल्फिन्स को एज ए बैटिंग डोमिनेंट टीम वहाँ पे देखने की कोशिश करी है और मेरे पास 3 प्रॉपर बॉलर वैसे भी अवेलेबल है, तो मैंने फेलुक बायो को नहीं रखा था। लेकिन अगर बॉलिंग फर्स्ट हो जाती है तो फेलुक बायो का प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगा, तो तब आपको यहाँ पर सोचना पड़ सकता है।
क्रेडिट का थोड़ा सा इशू आएगा, तब तो फिर भी ये सही है, रॉयल ऑप्शन का क्रेडिट यहाँ पर कम है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप सेफ टीम में भी थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो ना, तो जानेमन मलान मुझे लगता है एक रिस्क लेने वाले प्लेयर बन सकते हैं आपके लिए। रीज़न अगर मैं आपको बताऊं कि डॉल्फिन्स के अगेंस्ट में उनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। मोमेंटम वनडे कप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तो वो खेले नहीं हैं, लेकिन 50 ओवर क्रिकेट में उतने अच्छे रिकॉर्ड्स इनके हैं नहीं, लेकिन रिस्क होगा। ठीक है, 90% से ऊपर सिलेक्शन है, तो किसी भी प्लेयर, बड़े प्लेयर को अगर आप ड्रॉप करेंगे क्रेडिट बचाने के लिए, तो रिस्क तो होगा ही। लेकिन अगर आपको क्रेडिट बचा के कोई मेन प्लेयर को लेना है तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यही है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, मेरे लिए सबसे बड़ा नाम जो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है वो है रॉबी फ्राइलिंग का। भाई साहब, मैं इनके बाहर जा ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाहर भी अगर आपको देखना है, जारमन मलान का ऑप्शन है, लेकिन क्या है कि डॉल्फिन्स की बॉलिंग ऐसी है ना कि इनके अगेंस्ट में मैं किसी भी टीम के किसी भी बैट्समैन को तो प्रायोरिटी दे नहीं पाता हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस में बता रहा हूँ। बाकी अगर आप चाहो जा सकते हो इनके साथ। काइल वेरेन का भी ऑप्शन है, ये आपको कंसिस्टेंटली कहीं ना कहीं से पॉइंट जरूर देते रहेंगे। सारेल एरवी एक शतक यहाँ पे लगा चुके हैं, हालांकि किस तरह के फॉर्म पर है वो आइडिया नहीं है हमें, मतलब 4 डे मैचेस में तो अच्छे फॉर्म पर थे, लेकिन उसके बाद से वो लिमिटेड ओवर क्रिकेट खेले नहीं है। रिस्क लेना है तो आप फ्राइलिंग के साथ तो वैसे भी जा सकते हो कैप्टनसी के लिए। वाइस कैप्टनसी के लिए रॉयल ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन है, केशव महाराज ऑप्शन है, और जॉर्ज लिंडे। इन तीनों के साथ आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो। मुझे लगता है ये सेफर ही होंगे। रॉयल ऑप्शन को काफ़ी लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, या आप पकड़ के चलो जॉर्ज लिंडे को भी बना सकते हैं, और केशव महाराज हो सकता है थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो, लेकिन रीज़न है। ठीक है, अगर दूसरे इनिंग में स्पेशली की बॉलिंग मिल जाती है तो केशव महाराज बहुत खतरनाक बन सकते हैं, और इन्होंने ये करके भी दिखाया हुआ है पास्ट में। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। थोड़ा बहुत आपको रिस्क तो कहीं ना कहीं पे लेना पड़ेगा। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड टीम बना के यहाँ पर जीत नहीं सकते, और अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप देखेंगे सामने वाली टीम में कोई ना कोई ऐसा रिस्क लेके जरूर आएगा, और ना सिर्फ वो प्लेयर को पिक करेगा बल्कि कैप्टन भास्कर भी बनाएगा, तो उसके लिए तैयार रहना। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह यहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।